नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एंटीलिया कांड से। और एंटीलिया कांड और मनसूख की हत्या की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे और एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी और इस केस में आरोपी सचिन वाजे ने एंटीलिया कांड और मनसूख की हत्या को वसूली के पैसों से अंजाम दिया था। और वहीं एनआईए ने कहा कि साजिश को अंजाम देने के लिए वाजे को बहुत पैसे की जरूरत थी और सचिन वाजे के पास साजिश रचने के पैसे कहां से आए, एनआईए इसकी भी जांच कर रही है। और वहीं एनआईए ने एक बोरीवली स्थित व्यापारी का बयान दर्ज किया। उसने बताया कि कैसे सचिन वाजे वसूली कर कारोबार चलाता था। और व्यापारी ने कहा कि 14 से 15 दिसंबर को मुझे एक होटल व्यापारी का फोन आया और उसने मुझे कमिश्नर ऑफिस बुलाया। वहां पर मेरी मुलाकात सचिन वाजे से हुई और वाजे ने उस मीटिंग में मुझसे होटल रेस्टोरेंट बार की परफॉर्मेंस पर बात करने की बात कही। और फिर मैं कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। वहां और भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग पहले से ही मौजूद थे। और व्यापारी ने बताया कि सचिन वाजे ने अपने कैबिन में क्राइम ब्रांच के सोशल सर्विस ब्रांच के एसपी संजय पाटिल को बुलाया और इसके बाद सचिन वाजे ने एसीपी पाटिल के सामने मीटिंग की वजह बताई। और फिर वाजे ने जोन 1 से लेकर जोन 12 के तमाम होटल व्यापारियों से हर महीने 5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात रखी। और उन्हें बताया गया कि जो लोग हमारी बात मानेंगे उन पर हम नहीं मानेंगे तो उन पर हम छापेमारी करेंगे और वहीं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं त्रिपुरा के गोमती जिले में बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन डीवाईएफआई के बीच हिंसक झड़प हुई है। और स्थानीय मीडिया के मुताबिक सीपीएम की छात्र इकाई एक रैली निकाल रही थी और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। और झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है और जबकि लेफ्ट के भी 2-3 घायल हैं। हिंसा के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही और त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में उपद्रव उस वक्त हुआ जब माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जुलूस निकाला और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता पर कथित तौर पर हमला किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और पुलिस ने बताया कि पास में ठहरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डीवाईएफआई के जुलूस पर हमला किया। और पुलिस ने बताया कि हिंसा में 2 से 3 लोग घायल हुए लेकिन उनकी राजनीतिक संबद्धता का पता नहीं चल पाया। अंतरिक्ष में गुरुवार की रात ऐसी अनोखी घटना एक साथ घटती होने जा रही है जिनका संयोग सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बन पाता है। और एक ही रात में खतरनाक श्रेणी का एक बहुत विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी के कक्षा में चांद से भी कम दूरी पर आ धमकेगा और सितंबर में आम प्रचलन से हटकर अपने चरम पर उल्कापात होगा और नव अर्ध चंद्र के सबसे ज्यादा पास पहुंचकर शुक्र ग्रह अपनी सर्वाधिक चमक भी बिखरेगा। और इन तीनों घटनाओं का एक साथ घटित होना आज की रात को दुर्लभ ही नहीं बल्कि बना देगा। और ऐसी अनोखी रात फिर ना जाने आए ना आए। बसे पहले चर्चा एस्ट्रॉयड की। एस्ट्रॉयड यादा कदा पृथ्वी के निकट आते रहते हैं लेकिन ये निकटता भी आमतौर पर पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 10 गुनी तक या इससे ज़्यादा ही होती। लेकिन आज की रात 2010 आरजे 53 नाम का कुतुब मीनार से 10 गुना बड़ा 774 मीटर आकार का बहुत विशाल ये क्षुद्र ग्रह 68,400 किलोमीटर प्रति घंटे की विलक्षण गति से सफर करता हुआ पृथ्वी से मात्र 3,66,000 किलोमीटर की दूरी पर अर्थात मतलब 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा से भी कम दूरी तक पृथ्वी के निकट आ जाएगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अलावा यूरोपीय देशों से उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहुंच रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि गंगा के मैदानी इलाकों और यूरोपीय देशों से हर साल भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन हिमालय क्षेत्रों में पहुंच रहा है। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि हिमालय क्षेत्रों में
मौसम और ऊंचाई के हिसाब से ब्लैक कार्बन की मात्रा 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाई गई है। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अप्रैल मई जून में जहां उच्च हिमालय क्षेत्रों में ब्लैक कार्बन की मात्रा में इजाफा हो जाता है, वहीं बारिश और बर्फबारी के दौरान ब्लैक कार्बन के हिमालय क्षेत्रों में पहुंचने की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। और वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय क्षेत्रों में साल दर साल तेजी से पहुंच रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की परिस्थिति के लिए तो खतरनाक है ही, और साथ ही गंगा के मैदानों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय क्षेत्रों में जमा हो रहा ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों के पिघलने और पार्टिकुलेट मैटर के तौर पर नदियों के जल के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है, जो इंसानों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को तड़के से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इस वजह से बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे जगह जगह मलबा आने से बंद हो गया। और मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में राज्य के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में बुधवार मध्य रात्रि से बारिश हो रही है, और भारी बारिश से क्षेत्र के गाढ़ गदेड़ उफान पर आ गए, और इस वजह से यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद हो गया। और रुद्रप्रयाग जिले में तड़के से बारिश हो रही है, और यहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ में अवरुद्ध हो गया। और नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बारिश जारी है, और ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे फकोट के पास यातायात के लिए बाधित हो गया। फकोट में चट्टान से हाईवे पर बोल्डर और भारी मलबा आने से यहां भी मार्ग बंद हो गया। चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश अभी भी लगातार जारी है, और मौसम में ठंडक आ गई है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम खराब होने से ठंड में इजाफा हुआ है, और जिले में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और पागलनाला में अवरुद्ध है। और श्रीनगर में रात से बारिश हो रही है, और यहाँ बद्रीनाथ हाईवे सुबह 6 बजे से चमधार में बंद है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनेर के व्यापार राजकीय मध्य विद्यालय में छात्राएं पढ़ना नहीं चाहती, और यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। शिक्षक भी समय पर आते हैं, लेकिन एक वजह है जो उनकी पढ़ाई में रुकावट डाल रही है। और इस विद्यालय में करीब 700 के करीब छात्रों का नामांकन है, लेकिन स्कूल आने वालों की संख्या काफी कम है। और विद्यालयों के आसपास लफंगे घूमते रहते हैं, जो छात्रों को परेशान करते हैं, और क्लास में घुसकर लड़कियों की तस्वीर भी ले लेते हैं, और रास्ते में फफ्तियां कसते हैं, और क्लास के बोर्ड और दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिखकर चले जाते हैं। और इन सब से छात्रों को शर्मिंदा होना पड़ता, और यही वजह है कि लड़कियां स्कूल नहीं आती। और छात्रा ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ भी छेड़खानी की गई थी, और उसने इसकी वजह से स्कूल छोड़ दिया। और वहीं बताया जाता है कि लफंगों का डर लोगों के मन में इस कदर हावी है कि ना तो स्थानीय लोग कुछ बोलते हैं, और ना कोई जनप्रतिनिधि ने कुछ किया। और मजबूरी में महिला शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के अध्यापकों को सूचना देने के बाद उन्होंने मनेर थाने में शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत के बाद अब पुलिस की गश्ती के दौरान लफंगे गाड़ी देखकर फरार हो जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह जगह नशेड़ियों का अड्डा बन गया, और ग्रामीण भी परेशान रहते। और इस संबंध में थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि प्रिंसिपल की ओर से कुछ लफंगों की हरकतों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, और पुलिस इस मामले को देख रही है, और जल्द ही इस तरह की हरकत करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के शामली जिले में बीजेपी नेता की पत्नी के साथ बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बंदरों से बचने के लिए बीजेपी नेता की पत्नी अपने घर की दूसरी मंजिल से कूद गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोट आई थी। और ये मामला कैराना शहर का। यह घटना मंगलवार की देर शाम की है, जब 50 वर्षीय सुषमा देवी अपने घर की छत पर गई थी, और सुषमा देवी को आक्रामक बंदरों ने घेर लिया था। और बंदरों के हमले से खुद को बचाने के लिए वो छत से नीचे कूद गई, जिससे उन्हें काफी चोट आई थी, और बाद में सुषमा देवी की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि सुषमा देवी पूर्व सांसद स्वर्गीय हुकुम सिंह के भतीजे और बीजेपी नेता अनिल कुमार चौहान की पत्नी थी।
बीजेपी नेता अनिल कुमार घटना के समय घर पर नहीं थे। और वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बंदरों का कहर खतरनाक रूप लेता जा रहा है। और मथुरा में नगर निगम ने 1 सितंबर से 15 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया और नगर निगम की टीम मथुरा और प्रमुख मंदिरों से बंदरों को पकड़ रही है। और नगर आयुक्त अनन्या झा ने कहा कि कार्यक्रम के पहले चरण में बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र, वृंदावन चौबिया पारा और मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर क्षेत्र से बंदरों को पकड़ा जाएगा और उन्हें वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार सुबह स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस में सफर कर रहे शहर का जायजा लिया और इस सफर के दौरान जिलाधिकारी ने अपना और अपने साथ चलने वाले लोगों का टिकट भी खरीदा और उन्होंने बस में सीटें भर जाने के कारण अपनी सीट सवारियों के लिए छोड़ते हुए खड़े होकर सफर किया। और वहीं जिलाधिकारी आईएसबीटी से बस में सवार होकर सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक होते हुए तहसील चौक तक पहुंचे। पहले जिलाधिकारी का राजपुर तक जाने का कार्यक्रम था, हालांकि बाद में वह तहसील चौक पर ही उतर गए और इस दौरान उन्होंने बस में सवारियों से बातचीत की और यात्रा के उनके अनुभवों को लेकर जानकारी मांगी और साथ ही अधिक सुधार और बेहतर व्यवस्थाएं बनाए जाने के लिए उनके सुझाव भी लिए। और बस में सफर कर रहे यात्रियों ने उन्हें स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस सेवा को बेहतर बताया और जिले में अन्य रूट पर भी बस सेवाएं प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। और इस दौरान उन्होंने बस में सफर कर रहे यात्रियों के टिकट भुगतान के लिए मैनुअल व्यवस्था के साथ ही QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था बनाने, अनाउंसमेंट सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। और उन्होंने साथ चल रहे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस में सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री मास्क लगाएं। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल शॉट कोविड वैक्सीन अगले महीने अक्टूबर तक भारतीय बाजार में आ सकती है। अगस्त की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भारत में DCGI ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था और भारत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देने की अनुमति मिली थी। और वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की सुरक्षा और गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। अगर सब कुछ सुचारू रूप में चला तो अगले महीने तक टीकाकरण अभियान के लिए टीका उपलब्ध होने की संभावना है और बस DCGI से कुछ सामान्य प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। और वही अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन है और ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन गंभीर बीमारी के खिलाफ 85% प्रभावी थी और अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करती थी। इस वैक्सीन का 2 साल तक 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्थिर रहने का अनुमान है और अधिकतम 4.5 महीने 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के नियमित तापमान पर स्थिर रहती है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है और ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और आज वो शुभ दिन है जब इस व्रत को मनाया जा रहा है। और आज के दिन कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती है और ये व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाला करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बेहद महत्व है। हरतालिका तीज व्रत महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला और निराहार रखती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के विधि विधान से पूजा भी करती हैं। और आज हरतालिका तीज का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से शुरू होकर 8:33 तक रहेगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त है और आपको ये भी बताते चले कि पूजा के लिए आपको कुल समय जो मिल रहा है वो 2 घंटे 30 मिनट का है। इसके बाद प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त शाम को 6:33 से शुरू होकर रात 8:51 तक रहेगा। यानी कि आप इस शुभ समय में पूजा करके अखंड सुहाग की प्राप्ति कर सकती हैं।
हरतालिका तीज पर तृतीया तिथि में ही पूजन करना चाहिए। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली और प्रदोष काल में की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं है। चतुर्थी में पारण किया जाता है। आपको बता दें कि नवविवाहिताएं पहले इस व्रत को जिस तरीके से रख लेंगी, हमेशा उन्हें उसी प्रकार से इस व्रत का पालन करना होगा। इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि पहले व्रत से जो नियम आप उठाएं, उनका पालन आगामी भी करें। अगर निर्जला ही व्रत रखा है तो फिर हमेशा निर्जला ही व्रत रखें। आप इस व्रत में बीच में पानी नहीं पी सकती। तीज व्रत में अन्न, जल, फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तीज का व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको इसे हर साल रखना ही होगा। अगर किसी साल बीमार है तो व्रत छोड़ नहीं सकते। ऐसे में आपको उद्यापान करना होगा या अपनी सास देवरानी को इस व्रत को दान में देना होता है। इस व्रत में भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में सोने की मनाही है। व्रती महिलाओं को रात भर जागकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। आज के दिन व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और साथ ही सुहाग का सामान सुहागिन महिलाओं को दान में देना चाहिए। चतुर्थी तिथि यानी अगले दिन व्रत को खोला जाता है। व्रत की पारण विधि के अनुसार ही व्रत का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या फिर काली मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। पूजा के स्थान को फूलों से सजाएं और एक चौकी रखें। इस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार विधान से पूजन करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। आपको बताते चले, सबके बाद में ये सभी चीजें किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। पूजा के बाद तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण भी करें। अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत को खोलें। वैवाहिक जीवन में आपको बताते चले प्यार और रस बना रहे, इसके लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर पति पत्नी के बीच मतभेद रहता है तो दोनों को इस दिन दूध में केसर मिलाकर माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए और आज आप ऐसा कर सकते हैं। इससे उनके बीच के विवाद खत्म होने लगते हैं और आपसी संबंधों में मधुरता भी आती है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने के धन की प्राप्ति होती है। वहीं तिल का अर्पण करने से पापों का नाश भी होता है। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के फूल से भोलेनाथ का पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ससुराल में मान सम्मान बढ़ता रहे, इसके लिए हरतालिका तीज की थाली अपनी सास को भेंट करें और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इसके बाद थाली से कुछ चीजें अपनी सास से मांग ले या चुपके से निकालकर माता पार्वती को अर्पित कर दें। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।